हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, भारत सरकार ने पहली बार काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अपनाई है और 8 पेज की ये पॉलिसी है जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच बताया गया है। अभी तक टेररिज्म पॉलिसी भारत में बिखरी हुई थी, अलग-अलग जगह पर थी। इसको एक जगह इंटीग्रेट किया गया है और इसमें क्या-क्या खास बातें हैं ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसका नाम है प्रहार। प्रहार क्यों है वो हम देखेंगे। इसमें 7 लेटर्स हैं और 7 लेटर्स के अपने मतलब हैं। तो भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोध नीति है और शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है टेररिज्म के अगेंस्ट और इंटीग्रेटेड कार्रवाई का सिद्धांत इसमें दिखता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने जैसा बताया, बिखराव से एकीकरण की ओर, इंटीग्रेशन की तरफ ये पॉलिसी हमें लेकर जाती है। तो पहले बिखरा हुआ ढांचा था भाई, यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, एसओपीज अलग अलग बनी हुई हैं, कैबिनेट के डिसीजंस, स्टेट अरेंजमेंट्स, इन सबको एक जगह ले आना है। सबके बीच अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी हैं, लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, उन सबको एक जगह एकीकृत करने के लिए ये पॉलिसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको एक जगह एकीकृत कर दिया गया है। नवीनता उपकरणों में नहीं है। इसका मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई कोई नया टूल एडॉप्ट किया गया हो, कोई नई बात की गई हो। ये सब हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद था, लेकिन स्ट्रेटजिकली इसको इंटीग्रेट किया गया है। यही इसकी खास बात है। अब देखिए, जो प्रहार है उसमें जो पॉलिसी को अगर एक नजर में हम देखें तो उसका क्रक्स क्या है पॉलिसी का। भारत का पहला आतंकवाद विरोधी सिद्धांत तो ये है ही। इसका लक्ष्य है आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना, उनके लिए जो वित्तीय सपोर्ट्स मिलते हैं उसको कोलैप्स करना, हथियार और सुरक्षित पनाहगाहों को रोकना। तो जो इंटेलिजेंस बेस्ड, इंटीग्रेटेड और इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव मेथड अपनाकर और ये पूरा पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। खतरे का परिदृश्य क्योंकि बदल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है सिक्योर करना अपनी कंट्री को। कई तरह के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं, वो तो है ही, शुरू से ही है, लेकिन अब तकनीकी खतरे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल, डार्क वेब जैसे खतरे, साइबर खतरे, ये भी आतंकवाद के रूप में शामिल होते जा रहे हैं। वैश्विक जिहादी नेटवर्क्स जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत हैं, जैसे अलकायदा, आईएसआईएस जैसे नेटवर्क, जिनको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्रिप्टो और टेरर फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फाइनेंसिंग के मेथड भी अब चेंज हो गए हैं। फाइनेंसिंग अब कैश में डील नहीं होता, बल्कि क्रिप्टो से भी फाइनेंसिंग हो जाता है टेररिस्ट को। तो टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बढ़कर CBRNED, यानी इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, इस तरह के खतरे, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड खतरे, डिजिटल खतरे, ये खतरे हैं जिनको हमें काउंटर करना है। तो ऐसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी। तो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अब ये खतरा हाइब्रिड है और डिजिटल है। ठीक। अब अगर मेन फिलॉसफी की बात करें, पॉलिटिकल विजन की बात करें, तो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। मानवाधिकार का ख्याल रखना है और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को भी ध्यान में रखना है। मानवाधिकार का ख्याल रखना मतलब कई बार बहुत एग्रेसिव होकर जब हम एंटी टेररिस्ट कोई एक्टिविटीज करते हैं या फिर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, तो उसमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखते। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बताता है कि भाई हमें ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखना है। और एक खास बात इसमें कही गई है कि भारत स्पष्ट रूप से ये मानता है कि आतंकवाद को किसी भी विशेष धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए धर्म और पहचान से मुक्त है। टेररिज्म एक अलग तरह की चीज है, इसको धर्म से जोड़ना, किसी विशेष धर्म या समुदाय से जोड़ना, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बताता है कि ये हम भारत की पॉलिसी ये नहीं है। रणनीतिक ढांचा, इसमें जो नाम दिया गया है प्रहार, वो दरअसल मैंने कहा था 7 जो लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनके अपने अपने मतलब हैं। जैसे पी से है प्रिवेंशन, निवारण, आर से है रिस्पॉन्स, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज, क्षमता एकीकरण, ए से इसी तरीके से बताया गया, एच से ह्यूमन राइट्स, इस तरह से बताया गया है। और एक एक करके हम देखते हैं कि इसकी क्या खास बात है। पी से अगर बात करें, प्रिवेंशन, निवारण, खुफिया आधारित, इंटेलिजेंस बेस्ड उपाय करना और रोकथाम के लिए क्या क्या हम अपनाएंगे। भाई इंटेलिजेंस बेस्ड
तरीकों को अपनाकर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमलों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। उसी तरह रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया, तेज रिस्पॉन्स करना और कार्रवाई करना, कैटेगोरिकल कार्रवाई करना, ये ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है। प्रहार में अलग-अलग लेटर के अपने-अपने मतलब हैं। तो सभी स्तर पर एक समान एसओपी हो, ये तय करना है रिस्पॉन्स के भीतर। अब ए है, ए से आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण करना है। तो सेंटर है यहाँ बीच में, देखिए ये पूरा ढांचा किस तरीके से, स्टेट पुलिस जो कि एक्टिव रहती है, खुफिया एजेंसी हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस है, एमआई। तो ये सारी चीजें एक जगह इंटीग्रेटेड हों। टेक हब्स हैं, क्योंकि बिना टेक के आज कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, खास करके आतंकवाद के खिलाफ। खुफिया एजेंसियां मैंने बता ही दिया। तो ये सब कुछ एक आंतरिक जो हमारी कैपेसिटी है, इंटरनल कैपेसिटी है, वो इंटीग्रेटेड तरीके से काम करे, एक एसओपी हो, इसके लिए ये बनाया गया है। तो संपूर्ण सरकार का जो दृष्टिकोण है, केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच में समन्वय का जो दृष्टिकोण है, उसको करना है। आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। जो उपकरण है वो मॉडर्न हो, हाई कैपेसिटी हो। तकनीक और हथियारों के साथ-साथ जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको इक्विप्ड करना ये बहुत जरूरी है। खुफिया समन्वय, जानकारी को एकत्र करने और जांच में बेहतर तालमेल की जरूरत है। इसी तरीके से एच है मानवाधिकार और रूल ऑफ लॉ। उचित कानूनी प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस और अपील के कई स्तर को सुनिश्चित करना। आतंकवाद अपराध है, लेकिन प्रतिक्रिया कानूनी होनी चाहिए और बिना मानवाधिकारों का उल्लंघन किए कानूनी ढांचे में सुधार होना चाहिए। फिर यह ए सक्षम स्थितियों को कम करना। कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिक्षा और जुड़ाव के माध्यम से डी रेडिकलाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और युवाओं को सामाजिक आर्थिक कमजोरियों को दूर करना चाहिए ताकि उनका कोई नाजायज फायदा टेररिज्म में न उठा पाए। अलाइन करना है अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को, तो वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के तहत प्रत्यर्पण और संधियों का उपयोग करना है। आतंकवादियों द्वारा जो सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है, उनका मुकाबला करना है और ये सब करने के लिए पूरे देश को एकीकृत तरीके से काम करना पड़ेगा। अलाइन होना पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ हर एक कंट्री को। तो इंडिया के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ अलाइंड रहेंगे। इसी तरीके से आर है संपूर्ण समाज, होल ऑफ द सोसाइटी का दृष्टिकोण है। आतंकवादी घटनाओं के बाद सामुदायिक विश्वास का पुनर्निर्माण करना है। मनोवैज्ञानिक और ढांचागत लचीलेपन को मजबूत करना है। ये अलग अलग लेटर के जो अलग अलग मतलब हैं वो हैं। खतरे का परिदृश्य मैंने आपको बता दिया कि सीमा पार और राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक बड़ा थ्रेट है। जिहादी संगठन जो कि प्रॉक्सी वॉर्स चलाते हैं, स्लीपर सेल एक बड़ी चुनौती है। पड़ोसी देशों द्वारा नीति के रूप में आतंकवाद का उपयोग किया जाता है और लॉजिस्टिक्स और भर्ती के लिए ड्रग्स और हथियारों के तस्करों के साथ गठजोड़ रहता है और इन सब से मुकाबला करना है। सबसे ज्यादा एक्टिव आपको दिखेगा जम्मू और कश्मीर में। ऑब्वियसली आतंकवाद की जड़ें जो हैं पाकिस्तान प्रायोजित हैं हमारे यहाँ, तो जम्मू कश्मीर में ये दिखता है। ठीक, ये सब हमने कहा कि भाई तकनीक और हाइब्रिड खतरे आज नया युद्ध क्षेत्र है। पहले की तरह ट्रेडिशनल वॉर फील्ड नहीं है। डिजिटल युद्ध की दुनिया में अब डिजिटल जो डार्क वेब है, एन्क्रिप्शन है, क्रिप्टो फंडिंग है, ये एक नई चुनौती है। ड्रोन एक नई चुनौती है। जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर में पेलोड और हथियारों की डिलीवरी का मामला आया था। सीबीआरएनईडी खतरे, आरएनईडी मतलब केमिकल खतरे, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव रिलेटेड और डिजिटल जोखिम, इनसे भी हमें निपटना है। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसके बारे में बात करता है। ठीक है, जवाबी उपाय और डी रेडिकलाइजेशन के लिए क्या क्या किया जाना है। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा यानी ऑनलाइन दुष्प्रचार करना और भर्ती नेटवर्क का सक्रिय विघटन करना है। मतलब ये है कि ऑनलाइन टेररिज्म के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। वो प्रोपेगेंडा के जरिए अपने भर्ती नेटवर्क को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं और इसको कहते हैं नैरेटिव वॉर। लड़ रहा है इंडिया, नैरेटिव वॉर को लड़ना है और जीतना है। वो नैरेटिव ऐसा तैयार करते हैं जिसमें सहानुभूति उनके प्रति हो जाए और युवा भटक कर उनके साथ चले जाएं।
तो सामुदायिक पुनः एकीकरण करके डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं को शामिल करके हम इस नैरेटिव वॉर को जीत सकते हैं। भविष्य की राह क्या है? देखिए, तकनीकी निवेश में निजी उद्यमों को भी लाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स को जब हम साझेदारी में ले आएंगे तो ज्यादा बेहतर लड़ाई लड़ सकेंगे। राज्य स्तर पर निरंतर प्रशिक्षण और अपग्रेड की जरूरत है, और एक तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कह ही रहा है कि एक एसओपी ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, हर जगह एक जैसा हो, एनफोर्समेंट एजेंसीज आपस में मिलकर काम कर सके। तो एक रूपता की जरूरत है, जिला स्तर से लेकर केंद्र तक समान संरचनाएं हों और प्रक्रियाएं हों, तब जाकर हम अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे और अच्छी तरह से इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिलहाल, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। प्रहार याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।